रुमान शाह के कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर लगा क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता वक्त की गवाही दे रहा था। वो अलमारी के सामने खड़ा सफ़ेद शर्ट के बटन बंद कर रहा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कन जैसी महसूस हो रही थी। बेड पर एक बड़ा सा सूटकेस खुला था जिसमें वो नफासत से कपड़े रख रहा था। आज उसकी एक अहम मीटिंग थी और साथ में वो अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए भी तैयार हो रहा था, जो एक गांव में रहता था। शीशे में अपनी पुरसोच नज़रें देखते हुए उसने टाई की नॉट सख्त की, फिर एक नज़र सूटकेस पर डाली और धीरे से बेड के किनारे बैठ गया। आज कबीर की शादी थी। बचपन का वो दोस्त जिसके साथ जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में साथ रहा था। कबीर ने बार बार उसे आने का कहा था और रुमान ने भी वादा किया था कि वो मीटिंग से सीधा शादी में पहुंचेगा। मगर जाने क्यों दिल में अजीब सी बेचैनी थी। यार तू आएगा ना? अगर ना आया तो मेरा दिल ही टूट जाएगा। कबीर की आवाज़ गूंजी तो रुमान ने हल्का सा कहकहा लगाया, हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कतरे खिड़की के शीशे पर टकरा रहे थे। रुमान शाह ने गाड़ी की चाबी ली और सूटकेस को घसीटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। पहले वो जल्दी से ऑफिस पहुंचा ताकि जल्दी से मीटिंग अटेंड करके गांव की तरफ रवाना हो जाए। जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो मीटिंग रूम में सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। रुमान शाह रूम में दाखिल हुआ तो सलाम दुआ के बाद फ़ौरन मीटिंग शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में मीटिंग ख़त्म हुई तो रुमान शाह ऑफिस से निकलते हुए गाड़ी में बैठा और गाँव जाने के लिए निकल गया। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था गाँव जाने को, लेकिन कबीर के बेजा इसरार की वजह से उसे जाना पड़ा। जैसे ही वो कबीर के घर पहुंचा तो कबीर उसे देखते ही खुशी से उसकी तरफ बढ़ा। शुक्र है यार तू आ गया, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। रुमान ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। अरे मैं कैसे नहीं आता, तुमने इतना इसरार किया था, मुझे तो आना ही था। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ मारा। अच्छा चल आ अंदर बैठ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाता हूँ। इतनी दूर से सफ़र करके आया है, थक गया होगा। रुमान ने बेड पर बैठते हुए सर झटका। नहीं कुछ खाना नहीं है, बस एक स्ट्रॉन्ग सी चाय बनवा दो। कबीर हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, चल तू इधर आराम कर, मैं अभी चाय बनवा कर लाता हूँ। कबीर रुमान को कमरे में छोड़कर खुद चाय का कहने चल गया और रुमान शाह जो वाकई में थक गया था सीधा होते हुए बेड पर लेट गया। कबीर कोई बहुत अमीर नहीं था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी शादी उसके बाबा की मर्जी से उसकी तायाजाद बेटी से हो रही थी, जो कि अभी सिर्फ 16 साल की हुई थी। 2 साल पहले उसके माँ बाप एक हादसे में इंतकाल कर गए थे, तो वो उनके घर ही रहती थी। चच्चा तो उसका बहुत अच्छा था, इज़ा का बहुत ख्याल रखता, लेकिन उसकी चच्ची इज़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा से उसे घर से निकलवाना चाहती थी, लेकिन किस्मत का खेल देखें, वो हमेशा के लिए उसी घर में रहने वाली थी। शाम में मेहंदी का फंक्शन था और सारा घर तकरीबन तैयारियों में मसरूफ़ था। वहीं पर रुमान शाह रिलैक्स होकर लेटा हुआ था। उसे कोई ख़ास टेंशन नहीं थी क्योंकि उसकी सारी तैयारी मुकम्मल थी, इसलिए उसने कबीर के साथ तैयारी करवाने का सोचा। वो नीचे कबीर के पास जाकर उसके साथ मिलकर काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजीब मखलूक हो। गांव की लड़कियां उसे देखकर हसरत से आहें भर रही थीं। वो था भी तो इतना वजीहा और पुरकशिश कि जो भी देखता नज़र हटाना भूल जाता, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो इन सब चीज़ों का आदी था। शाम को मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ तो वो भी नीचे आया और एक साइड पर बैठ गया। कुछ ही देर में दुल्हन को स्टेज पर लाया गया तो रुमान शाह छोटी सी दुल्हन को देखकर हैरान रह गया। वो बहुत सहमी हुई लग रही थी। रुमान शाह को लगा जैसे वो हौले हौले कांप रही हो, लेकिन रुमान शाह ने अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करके इधर उधर देखने लगा। लेकिन जब मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ तो इज़ा को उसके रूम में छोड़ आए। अब कबीर की बारी थी मेहंदी की रस्म की और उसे स्टेज पर बिठा दिया गया। तभी एक लड़की रुमान शाह के पास से गुजरी और उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया, जिससे लड़की के हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक उसके कपड़ों पे गिर गई। रुमान शाह जल्दी से अपनी जगह से उठा, पहले अपने कपड़ों को देखा, फिर उस लड़की की तरफ देखा। व्हाट द हेल! रुमान शाह गुस्से से चिल्लाया तो लड़की सहमकर थोड़ा पीछे हुई। सॉरी, मुझे पता नहीं चला, असल में मेरा पाँव किसी चीज़ में अटक गया तो। वो लड़की जल्दी से वजाहत देने लगी। रुमान शाह खुद को सख्त कहने से रोकने के लिए लब भींच गया। तभी कबीर की माँ और कबीर आगे बढ़े। इससे पहले कि कबीर उसे अपने साथ रूम में ले जाता, उसकी माँ ने कबीर से कहा कि वो स्टेज पर ही रहे और ख़ुद रुमान शाह से कहा, बेटा आप जाकर चेंज कर लें, और वो भी रुमान शाह के पीछे चल पड़ी। रुमान शाह अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो वो लॉक्ड था।
ओहो, लगता है मेरी भाभी ने अपना सामान वगैरह रखकर इसे लॉक कर दिया है। उन्होंने ये मुझसे चाबी मांगी थी। उन्हें अपनी चीज़ों का बहुत वहम रहता है। आप ऐसा करें कि ये साथ वाले कमरे में चले जाएं, वहाँ से अपने कपड़े साफ कर लें। मैं नीचे जाकर देखती हूँ और चाबी लेकर आती हूँ, फिर आप चेंज कर लेना। जैसे ही रोमांचा कमरे में गया तो सामने इज़ा को देखकर ठिठक गया। सॉरी, मुझे पता नहीं था ये आपका कमरा है। ये मेरे कपड़ों पे ड्रिंक गिर गई, बस यही देखने आया था। मेरे कमरे का लॉक लगा हुआ है, रोमांचा ने वजाहत देते हुए कहा। इज़ा जल्दी से अपने आंसू साफ करके खड़ी हुई और बोली, कोई बात नहीं, आप बाथरूम में जाकर अपने कपड़े साफ कर लें, मैं इतनी देर बाहर चली जाती हूँ। रोमांचा ने उसकी तरफ गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो रो रही थी। मध्यम रोशनी में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो करीब से गुजरी तो उसके चेहरे पर आंसू के निशान और सुर्ख नाक वाज़ेह थे। रोमांचा ने नरमी से पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? इज़ा ने जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रो नहीं रही थी, बस वैसे ही मम्मा याद आ गई थी इस वजह से। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और कबीर की माँ ऊंची आवाज़ में बोलने लगी, ये देखो, मैंने खुद रुमान को इधर आते देखा था, तो मुझे शक हुआ। जब अंदर झांका तो ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आप अब भी देख लें, एक दूसरे के करीब खड़े कैसे आराम से बात कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी देखा था कि ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे, जैसे सदियों से जानते हों। ये लड़की है ही ऐसी, पल में अगले बंदे को रिझा लेती है। मैं तो पहले ही कहती थी, इसको इस घर से निकाल बाहर करो, लेकिन मेरी मानता ही कौन है। रोमांचा और इज़ा दोनों ही ये सब सुनकर हैरान रह गए। लेकिन आंटी, आपने ही तो मुझे इस कमरे में भेजा था कि मैं अपना ड्रेस साफ कर लूं। रोमांचा ने वजाहत दी, लेकिन आंटी किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। वो तो मुसलसल इल्ज़ाम लगाती रही। मैं तुम्हें यहाँ क्यों भेजूंगी? मुझे क्या पता था कि यहाँ इज़ा है। अब तुम मुझ पर छोटा इल्ज़ाम लगा रहे हो। सबकी आंखों में बेएतबारी झलकने लगी। रुमान कबीर की तरफ बढ़ा और कहा, देख यार, तू तो मुझे बचपन से जानता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, तू मेरा यकीन कर। इससे पहले कि कबीर कुछ कहता, उसकी माँ बोल पड़ी, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है, वो तुम पर कैसे यकीन करे? और ये बताओ, अपना ड्रेस साफ करने के लिए इसी कमरे में क्यों आए? अपने कमरे में भी तो जा सकते थे ना? आंटी, आपको पता है मैं अपने कमरे में ही जा रहा था, लेकिन वो तो लॉक था। कबीर, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रोमांचा कबीर के साथ जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो आराम से खुल गया। ये देखकर वो हैरान रह गया और कबीर की माँ की तरफ गुस्से से देखा। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये सब उनका ही किया धरा था। देख कबीर, मैं सच कह रहा हूँ, ये लॉक था जब मैं आया। लेकिन कबीर खामोश रहा। इज़ा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, चची जान, आप हमें गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई न था। हाँ, मैं तो तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तू है ही ऐसी, सबको अपनी तरफ रागिब कर लेती है। अब हमारी इज्जत का सवाल है, अभी और इसी वक्त इन दोनों का निकाह कर दो। रोमांचा ये सुनकर गुस्से से बोला, नहीं, मैं ये निकाह नहीं करूँगा, ये सब झूठ है, आप लोग हमें फंसा रहे हैं। इसी वक्त कबीर के वालिद बोल पड़े, ठीक है बेटा, निकाह नहीं करना तो ना सही, लेकिन इस लड़की को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कितना मान था मुझे इस पर, लेकिन इसने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। ये कहते ही उन्होंने इज़ा का गला दबाने की कोशिश की। रोमांचा हैरान से उन्हें देखता रहा कि कैसे वो इस मासूम पर इल्ज़ाम लगाकर इसे झूठी इज्जत के नाम पर मारने पर तुले हुए हैं। आखिरकार रोमांचा ने गहरी सांस भरी और कहा, ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये निकाह अभी और इसी वक्त होगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर असगर साहब के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो बाहर चले गए। कुछ देर बाद वो मौलवी साहब को ले आए और फिर रोमान शाह और इज़्ज़ा का निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद रोमान शाह ने एक नज़र कबीर की माँ की तरफ देखा, जो चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए खड़ी थीं। फिर उसने कबीर की तरफ रुख किया और कहा, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता, पूरी तस्दीक करनी चाहिए, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। यूं किसी की बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। इतना कहकर रोमान शाह ने इज़्ज़ा का हाथ पकड़ा, बाहर की तरफ ले गया, उसे गाड़ी में बिठाया और जन से गाड़ी भगाकर वहां से निकल गया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क के दोनों किनारे धुंधले से नजर आने लगे। इज़्ज़ा खामोशी से सामने देख रही थी, आंखों में बेबसी और थकन की गहरी परछाइयां थीं। रोमान शाह के चेहरे पर गुस्से और उलझन के आसार थे। वो इस वक्त खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कब तक? आखिर उसकी बर्दाश्त भी तो इंसान जितनी ही थी। कुछ देर बाद रोमान शाह ने अचानक गाड़ी रोकी। वो एक सुनसान सड़क के किनारे थे, जहां दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रोमान ने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और सर झुका लिया। इज़्ज़ा ने डरते डरते उसे देखा, फिर हिम्मत करके बोली, शुक्रिया,
आपने मेरी जान बचाई। रोमान शाह ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखें गजब से सुर्ख हो रही थीं। वो धीरे से हंसा, एक तलख सी हंसी। जान बचाई? तुम्हें लगता है मैंने तुम पर एहसान किया है? मैंने तो बस वो किया जो इस वक्त ज़रूरी था, क्योंकि मैं तुम्हें इन लोगों के हाथों मरने नहीं दे सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है। इज़्ज़ा की आंखों में आंसू भर आए। वो पहले ही इस सब से टूट चुकी थी, और अब रोमान शाह की ये सर्द मेहरी उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। मैंने कभी आपसे निकाह की ख्वाहिश नहीं की रोमान साहब। आपको अगर लगता है कि मैंने जानबूझकर ये सब किया तो आपकी मर्जी, लेकिन मैंने कभी आपको फंसाने की कोशिश नहीं की। रोमान शाह ने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। वो दोनों हाथ जेब में डाले अंधेरे में चलने लगा। इज़्ज़ा ने बेबसी से उसे देखा, फिर अपने आंसू पोंछ लिए। वो जानती थी कि उसकी किस्मत में सुकून शायद लिखा ही नहीं था। कुछ देर बाद इधर से उधर टहलने के बाद रोमान शाह गाड़ी में आकर बैठा और अपने बंगले की तरफ बढ़ गया। जैसे ही गाड़ी बंगले के पोर्च में रुकी तो इज़्ज़ा हैरत से आंखें फैलाए इधर उधर देखने लगी। घर इतना आलीशान था कि वो देखती ही रह गई, और जब वो घर के अंदर गई तो हर तरफ कीमती अशिया पड़ी थीं और दरो दीवार कीमती चीज़ों से ही सजाया गया था। रोमान शाह ने लाउंज में खड़े होकर मुलाजिमा को आवाज़ दी, समीना, कहाँ हो तुम? समीना मुलाजिमा भागते हुए लाउंज में आई। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ, इनको ऊपर मेरे साथ वाला कमरा दिखा दो। आज से ये वहीं रहेगी, और तुम मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने की कोशिश मत करना। मैंने ये निकाह सिर्फ मजबूरी में किया है। खुद को सच में मेरी बीवी ना समझ लेना, समझी? रोमान शाह इसकी तरफ मुड़ते हुए तल्ख लहजे में कहने लगा। इज़्ज़ा सर हिलाकर रह गई। इज़्ज़ा ने खामोशी से सर झुका लिया और समीना के पीछे चल दी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके कदम बोझल हो रहे थे। हर कदम के साथ दिल की धड़कन जैसे और सुस्त पड़ रही थी। कमरे में पहुंचकर समीना ने दरवाज़ा खोला और कहा, बीबी जी, ये आपका कमरा है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। इज़्ज़ा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। समीना के जाने के बाद वो अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके दीवार के साथ टेक लगाकर नीचे बैठ गई। आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे। वो सोच रही थी कि आखिर इसकी ज़िंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर क्यों किस्मत बार बार उसे इम्तिहान में डाल रही थी। कुछ देर बाद थक कर वो बेड पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जहन में कबीर की माँ के अल्फाज गूंज रहे थे, रोमान शाह की नफ़रत भरी नज़रें और सबका बेएतबारी से देखना, ये सब इसकी रूह को कुचल रहा था। दूसरी तरफ रोमान शाह अपने कमरे में आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अंधेरी रात में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान बरपा था। वो खुद से लड़ रहा था। दिल और दिमाग की जंग में वो पूरी तरह उलझ चुका था। क्यों बचाया मैंने इसे? क्यों निकाह किया? वो खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अगली सुबह जब इज़्ज़ा की आंख खुली तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। वो जल्दी से उठी और वज़ू करके नमाज अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों से आंसू फिर बहने लगे। वो रब से अपने लिए सुकून मांग रही थी, दिल की टूटी किरचियां समेटने की दुआ कर रही थी। नीचे लाउंज में रोमान शाह पहले ही मौजूद था। वो कॉफ़ी का कप हाथ में लिए सोचों में गुम था। इज़्ज़ा हिम्मत करके नीचे आई और आहिस्ता से बोली, अस्सलामुअलैकुम। रोमान ने एक नज़र उसे देखा, फिर सरसरी अंदाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उसके लहजे में वही तलखी थी, लेकिन इज़्ज़ा ने नज़रअंदाज कर दिया। तभी दरवाजे पर बेल बजी। समीना ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक मॉडर्न लिबास में लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों पर बड़े स्याह चश्मे थे और हाथ में ब्रांडेड बैग। रोमान कहाँ है? वो तेज़ आवाज़ में बोली। समीना ने जल्दी से पीछे हटकर रोमान शाह की तरफ इशारा किया, जो लड़की को देखकर चौंक गया था। माया, तुम यहाँ? रोमान ने हैरत से पूछा। माया ने चश्मा उतारकर उसे घूरा। हाँ, मैं यहाँ, और कहाँ जा सकती हूँ? इतने दिन हो गए, तुमने कोई कॉल तक नहीं की, सोचा खुद ही मिलने आ जाऊं। माया ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसके सामने बैठते हुए कहा। माया अचानक ही रोमान शाह से मिलने आई थी। वो बगैर किसी इत्तला के सीधा अंदर आ गई, जैसे उसे पूरा हक हो कि वो किसी भी वक्त आकर रोमान से मिल सकती है। रोमान ने गहरी सांस ली और सर झुकाकर बालों में उंगलियां फेरने लगा। बस मसरूफ़ था। माया ने नाक चढ़ाकर कहा, मसरूफ़ या किसी और के साथ मसरूफ़? वो शोखी से बोली, लेकिन रोमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे, लेकिन रोमान के चेहरे पर कोई खुशी या दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद माया ने वापसी का इरादा किया।
जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, माया की नज़र सोफे पर बैठी एक कम उम्र हसीन लड़की पर पड़ी। इज़्ज़ा सर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसकी मासूमियत और सादगी माया की नज़रों से छुप ना सकी। माया ने रुककर गौर से उसे देखा, फिर हैरानी से पीछे मुड़कर रुमान की तरफ देखा। ये लड़की कौन है? माया की आवाज़ में तजस्सुस था, लेकिन जैसे ही रुमान ने इज़्ज़ा की तरफ देखा और बेसाख्ता कहा, ये मेरी बीवी है, माया को जैसे करंट लग गया। वो आंखें फाड़े रुमान को देखने लगी, जैसे उसने कोई नाकाबिले यकीन बात कह दी हो। बीवी? क्या? उसकी आवाज़ कांपने लगी। रुमान, ये क्या बकवास है? तुमने शादी कर ली मुझे बताए बगैर? रुमान ने थके हुए लहजे में कहा। माया, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी यहाँ से चली जाओ प्लीज़। माया की आंखों में आंसू भरने लगे। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? तुमने ये कैसे कर लिया? ऐसा क्या था उस चीप लड़की में जो तुमने मुझे छोड़कर उससे शादी कर ली? उसके अल्फाज तीर की तरह इज़्ज़ा के दिल में पैवस्त हो गए। वो सोफे से खड़ी हो गई, आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। रुमान ने सख्त लहजे में कहा, माया, तमीज़ से बात करो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता किसी को चीप कहने का। माया को रुमान का ये अंदाज बर्दाश्त ना हुआ। उसने गुस्से में आंखें निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रुमान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन माया की आंखों में जिद और जुनून था। वो आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। ये कहकर वो गुस्से में दरवाज़ा धड़ाम से बंद करते हुए बाहर निकल गई। रुमान शाह के चेहरे पर गुस्से की लहरें दौड़ने लगीं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी जिंदगी में तुम्हारी वजह से तूफान आया है और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, कहकर वो वहां से चला गया और इज़्ज़ा अपनी जगह खड़ी रह गई। आंखों में एक बार फिर आंसू तैरने लगे। रुमान शाह अपने कमरे में वापस गया, दरवाज़ा बंद किया और अंधाधुंध चीज़ें उठाकर फेंकने लगा। गुलदान ज़मीन पर गिरकर चिकनाचूर हो गया, परफ्यूम की बोतलें ज़मीन बोस होने लगीं। रुमान की आंखों में तूफान था। वो दीवानावार हर चीज़ तहस नहस करने लगा। इज़्ज़ा ये सब देखकर खौफजदा हो गई। वो तेज़ी से अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद करके बेड के कोने में सिमट गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुमान की वहशत भरी हालत ने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया था। रुमान शाह गुस्से में भरा हुआ था। उसके कमरे की चीज़ें ज़मीन पर बिखरी पड़ी थीं और वो बेकाबू होकर एक के बाद एक चीज़ दीवार पर दे मार रहा था। इज़्ज़ा अपने कमरे के कोने में दुबकी बैठी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। आंखों में आंसू भर जाने के बावजूद वो बार बार आंसू पोंछ रही थी, जैसे खुद को मजबूत करने की नाकाम कोशिश कर रही हो। बाहर रुमान की आवाज़ें धीरे धीरे मध्यम होने लगीं और फिर कमरे में एकदम खामोशी छा गई। रुमान शाह अचानक से उठा और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गया। वो सड़कों पर बेमकसद गाड़ी घुमाता रहा। जहन में माया की बातें गूंज रही थीं। उसने कई बार माया को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन माया ने कॉल नहीं उठाई और फिर नंबर बंद कर दिया। रुमान ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ ली। घर पहुंचते ही वो सीधा इज़्ज़ा के कमरे में गया। इज़्ज़ा अभी नहाकर निकली थी। उसके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और उसकी शर्ट भीगी हुई थी। रुमान ने दरवाज़ा धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हुआ तो रुमान शाह की नज़रें इज़्ज़ा के सरापे के नशीबो फराज में उलझ गईं। इज़्ज़ा ने रुमान शाह की नज़रें खुद पर महसूस करके शर्म से लाल हुईं और जल्दी से दुपट्टा उठाया और अपने गिर्द लपेट लिया। आपको कोई काम था? उसने घबराए हुए लहजे में पूछा। हाँ। रुमान ने खुद को संभाला और सख्त लहजे में बोला, जल्द से जल्द अपना कोई बंदोबस्त कर लो। सोचकर बताना कि तुम हॉस्टल जाना चाहती हो या किराए का फ्लैट चाहिए, ताकि मैं तुम्हें महफूज जगह पर छोड़कर अपनी ज़िंदगी के मामलात संभाल सकूं। मैं मज़ीद कोई पेचीदगी नहीं चाहता। ये कहकर वो अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन इज़्ज़ा साकित खड़ी रह गई। वो बेड के किनारे बैठ गई, आंखों में आंसू लिए दुआ करने लगी, या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? ना शहर का पता है, ना यहाँ रहने का कोई सहारा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। और फिर वो बेड पर लेट गई। कितनी ही देर कोशिश के बाद नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। दूसरी तरफ रुमान के जहन से इज़्ज़ा का भीगा सरापा ही निकल रहा था। वो बार बार सर झटक कर इस ख्याल को भी झटकने की कोशिश करता। उसने लाख कोशिश की, लेकिन दिल के जज्बात काबू में नहीं आ रहे थे। वो बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, यहाँ तक कि रोमान के दिल में अचानक से मलकियत और हक होने का एहसास जागा। थक हार कर उठा और दोबारा इज़्ज़ा के कमरे में आ गया। इज़्ज़ा गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और खूबसूरती देख मबहूत हुआ। रोमान कई लम्हे उसे देखता रहा,
दिल में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और इज़ा को नरमी से उठाकर अपने कमरे में ले आया और बेड पर लिटाकर उस पर झुका और अपनी सांसों को इज़ा की सांसों से उलझाता हुआ मुकम्मल तौर पर साया फगा हो गया। इज़ा को अपनी सांसें बंद होती और खुद पर वज़न महसूस हुआ तो वो हड़बड़ाकर उठने लगी, लेकिन खुद पर रोमान को झुके देखकर आंखें फैल गईं। जैसे ही उसने रोमान के कंधों पर हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश की, रोमान ने उसकी मुज़ाहमत करते हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर तकिए से पिन कर दिए और ख़ुद उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। और आज रोमान ने इज़ा को मुकम्मल तौर पर अपने नाम कर लिया। खुद को पुरसुकून करते हुए और सारी बेचैनियां इज़ा के हाथों में देकर खुद को आहिस्ता से पीछे हटाया और सीधा होकर लेट गया। लेकिन इज़ा में हिम्मत नहीं थी कुछ भी पूछने की। वो खुद की बिखरी हालत को समेट कर उठने लगी तो रोमान शाह ने उसकी नाजुक कलाई थामकर अपनी तरफ खींचा, नज़रें इज़ा के चेहरे पर गाड़ दीं। कहाँ जा रही हो? उसकी गहरी भारी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी। इज़ा ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, अपने कमरे में। रोमान की नज़रें मज़ीद सख्त हो गईं। क्यों? मैंने कहाँ जाने के लिए? इज़ा ने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया। रोमान ने उसकी कलाई छोड़ दी और थोड़ा पीछे होकर सांस बहाल करने की कोशिश की। तो चलो वापस आओ और यहाँ मेरे पास ही लेट जाओ। इतना कहकर वो उठा और वॉशरूम चला गया। इज़ा की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो साकित बैठी रही, दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। कुछ देर बाद रोमान वापस आया तो इज़ा को वहीं बैठे पाया। उसने माथे पर बल डाले और गुस्से से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैंने क्या कहा है? फिर बगैर कुछ और कहे उसका बाजू थामकर उसे अपने साथ बिस्तर पर लिटा लिया। चलो सो जाओ, मुझे सुबह मीटिंग के लिए निकलना है। रोमान ने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं, लेकिन इज़ा का दिल तूफान की तरह धड़क रहा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका दिल रोमान की तरफ माइल हो, लेकिन जज्बात का क्या करती? वो चाहकर भी रोमान की मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसकी कुर्बत, उसकी खुशबू और उसकी सख्ती में छिपी हुई नरमी इज़ा का दिल को उलझा रही थी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ रोमान की हल्की सांसें गूंज रही थीं। इज़ा ने धीरे से करवट ली और रोमान की तरफ देखा। वो नींद में भी संजीदा लग रहा था। माथे पर हल्की सी शिकन थी। इज़ा ने दिल में सोचा, ये कैसा बंधन है जिसने मुझे जकड़ लिया है? ये कैसा रिश्ता है जिसमें सिर्फ फासले हैं मगर दिल फिर भी करीब जाना चाहता है? रात का एक एक पल इज़ा के लिए भारी हो रहा था। उसकी पलकें बोझल हो रही थीं, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में हजारों सवाल और जवाब एक भी नहीं। न वो रोमान के गुस्से को समझ पा रही थी, न उसकी नरमी को। आखिरकार थकन से चूर होकर इज़ा की आंख लग गई। सुबह जब वो उठी तो रोमान शाह कमरे में नहीं था। इज़ा ने आंखें खोलीं तो कमरे में खामोशी थी। वो थोड़ी देर यूं ही लेटी रहीं, फिर बोझिल कदमों से नीचे आईं। जैसे ही सीढ़ियां उतरी, सामने मुलाजिमा समीना नजर आई। रोमान शाह कहाँ है? इज़ा ने आहिस्ता मगर बेचैन लहजे में पूछा। समीना ने नरमी से जवाब दिया, शाहजी तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए थे बीबी जी। ये सुनकर इज़ा की आंखों में एक पल के लिए उदासी छलकी, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। बीबी जी, आपके लिए नाश्ता लगा दूं? समीना ने मोहब्बत से पूछा। हाँ लगा दो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इज़ा ने सर हिलाया और कमरे में चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने एक सादा सा बेबी पिंक कलर का सूट पहना जो उसकी मासूमियत को मज़ीद बढ़ा रहा था। वो नीचे आई तो टेबल पर नाश्ता लग चुका था। इज़ा ने खामोशी से नाश्ता किया, मगर दिलो दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। टीवी ऑन करके भी वो बेध्यानी से स्क्रीन को घूरती रही, मगर ध्यान एक पल को भी ठहर नहीं रहा था। आखिरकार थक हार कर वो उठ खड़ी हुई और बाहर लॉन में आ गई। नर्म धूप में घास पर चलते हुए वो उलझनों में गुम थी कि अचानक गेट पर बेल बजी। गार्ड ने गेट खोला तो सामने माया खड़ी थी। वो गुरूर भरी मुस्कुराहट के साथ अंदर आई, नज़रें इर्द गिर्द घुमाते हुए सीधा लॉन में चली गई। जैसे ही उसकी नज़र इज़्ज़ा पर पड़ी, उसकी आंखों में जलन की चिंगारियां भड़क उठीं। इज़्ज़ा की कुदरती खूबसूरती और मासूम चेहरा आज पहले से भी ज़्यादा निखरा हुआ लग रहा था, जिसे देखकर माया का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो तेज़ी से इज़्ज़ा की तरफ बढ़ी और कहने लगी, गलत फहमी में मत रहना। माया ने आगे बढ़ते ही तेज़ लहजे में कहा। इज़्ज़ा ने हैरत से उसे देखा। अगर तुमसे रुमान का निकाह हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें अपनाएगा। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े।
माया की आवाज़ जहर में बुझी हुई थी। इज़्ज़ा भी बात समझ ही रही थी कि अचानक माया ने उसे ज़ोर से धक्का देकर दीवार से टकरा दिया। इज़्ज़ा के सर में शदीद चोट लगी और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरी, मगर माया ने इसी पर बस न किया। वो आगे बढ़ी और इज़्ज़ा का सर पास पड़े हुए गमले से ज़ोर से दे मारा। इज़्ज़ा की पेशानी फट गई और खून बहने लगा। वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिर गई। माया ने हकारत भरी नज़र इज़्ज़ा पर डाली, लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट आई और वो सुकून से पलटकर बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर किसी भी किस्म की नदामत या पछतावा नहीं था। लेकिन ये सब कुछ समीना ने खिड़की से देख लिया था। वो घबराकर बाहर भागी और रुमान शाह को फ़ौरन फ़ोन किया। शाहजी, बीबी जी बेहोश हो गई हैं, उनके सर से बहुत खून निकल रहा है। ये सुनकर रुमान शाह के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने गाड़ी की रफ्तार आखिरी हद तक बढ़ा दी और रास्ते में डॉक्टर को भी कॉल कर दी। जैसे ही वो घर पहुंचा, समीना और दूसरी मुलाजिमा ने इज़्ज़ा को बेड पर लिटा दिया था। इज़्ज़ा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और बालों के साथ खून चिपक रहा था। रुमान ने तड़प कर इज़्ज़ा की तरफ देखा, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। डॉक्टर ने आकर इज़्ज़ा की ड्रेसिंग की और रुमान खामोशी से पास खड़ा रहा। नज़रें एक पल के लिए भी इज़्ज़ा के चेहरे से नहीं हटी। जब डॉक्टर चला गया तो रुमान कुर्सी घसीटकर इज़्ज़ा के पास बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, गुस्सा, दुख और बेनाम सा दर्द। रुमान शाह खामोशी से कुर्सी पर बैठा था, नज़रें इज़्ज़ा के चेहरे पर जमी हुई थीं। वक्त जैसे थम गया था। कुछ लम्हों बाद इज़्ज़ा की पलकें लर्जीं और उसने आहिस्ता से आंखें खोल दीं। रुमान फ़ौरन आगे बढ़ा और नरमी से इसका हाथ थाम लिया। इज़्ज़ा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बेबस होकर सिसकने लगी। प्लीज़ शाहजी, मुझे यहाँ से कहीं भेज दें। इसकी आवाज़ लरज़ रही थी, आंखों में बेपनाह दुख था। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ ज़िल्लत और तकलीफ़ मिली है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे कहीं भी भेज दें। रुमान ने साकित होकर इसकी तरफ देखा। दिल में जैसे तूफ़ान उठने लगा। इज़्ज़ा की टूटी हुई आवाज़, आंखों में छुपा हुआ दर्द, सब कुछ उसके दिल पर चोट कर रहा था। ये लड़की कितनी छोटी उम्र में कितना कुछ सह चुकी है, रुमान ने सोचा। और मैंने भी इसे मज़ीद तकलीफ़ दी, जानते हुए भी कि इसका कोई कसूर नहीं, फिर भी मैंने इसे तन्हा छोड़ दिया। रुमान की नज़रें इज़्ज़ा के चेहरे पर जमी रहीं। वो कितनी मासूम लग रही थी, जैसे हर अज़ियत सहने के बाद बिल्कुल टूट चुकी थी। इज़्ज़ा, रुमान की आवाज़ भारी हो गई। ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा, तुम यहीं रहोगी मेरे पास। इज़्ज़ा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। रुमान के लहजे में पहली बार नरमी और अपनायत थी, जो इज़्ज़ा के दिल को मज़ीद तोड़ने लगी। वो रोने लगी, जैसे अपने सारे गम आंसुओं में बहा देना चाहती हो। रुमान ने आगे बढ़कर इसको नरमी से अपने हिसार में लिया और इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इज़्ज़ा को बहलाने लगा। रुमान शाह ने आहिस्ता से इज़्ज़ा के आंसू साफ किए। इसकी आंखों में बेबसी की जगह अब थोड़ी सी हैरत थी। वो ऐसे लम्स की आदी नहीं थी। रुमान ने नर्म लहजे में कहा, इज़्ज़ा, मैंने जो कुछ भी किया शायद गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें यूं टूटने नहीं दूंगा। इज़्ज़ा ने कांपते हाथों से अपने आंसू पूंछे, लेकिन बोली कुछ नहीं। रुमान ने गहरा सांस लिया और अपनी जगह से उठा। तुम्हें सुकून की ज़रूरत है इज़्ज़ा, मैं चाहता हूं कि तुम खुद को मजबूत करो। अगर वाकई यहाँ रहना नहीं चाहती तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन यूं हार मान लेना ठीक नहीं। इज़्ज़ा ने नज़रें झुका लीं। इसका दिल अभी भी बोझल था। वो जानती थी कि रुमान का रवैया शायद वक्ती तौर पर बदला है। काश ये सब मुस्तकिल हो, काश आप हमेशा के लिए मेरे हो जाएं। ये सब इज़्ज़ा दिल में सोच कर रह गई, ज़बान पे लाने की हिम्मत नहीं थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मुलाजिमा ने आकर बताया कि बाहर कोई लड़की आई है। रुमान की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। कौन है? माया बीबी आई हैं, मुलाजिमा ने आहिस्ता से कहा। रुमान ने बेजारी से हाथ माथे पर फेरा, जबकि इज़्ज़ा का दिल बेख्तियार धड़कने लगा। माया की मौजूदगी हमेशा इज़्ज़ा के लिए बेचैनी का बाइस बनती थी। इज़्ज़ा की सांस रुकने लगी। इज़्ज़ा की हालत देखकर रुमान ने बेख्तियार इसे हिसार में ले लिया। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। रुमान ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर कहा और फिर उठकर रुमान ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन फिर एक लम्हे के लिए रुका। इज़्ज़ा, तुम कमरे में ही रहना, वो नरमी से बोला, लेकिन इज़्ज़ा को इसकी आंखों में एक बार फिर वही सख्ती झलकती महसूस हुई। रुमान शाह ने दरवाज़ा खोला तो सामने माया खड़ी थी।
उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी और चेहरा सख्ती से तना हुआ था। वो बगैर इजाज़त अंदर आ गई और सीधा रोमान के सामने जा खड़ी हुई। तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? माया ने तेज लहजे में पूछा। रोमान ने गहरी सांस लेकर दरवाज़ा बंद किया और सोफे की तरफ बढ़ गया। माया, मैं अभी किसी बहस के मूड में नहीं हूं। माया ने गुस्से से हंसी के अंदाज में सर झटका। तुम किसी बहस के मूड में नहीं हो, मगर निकाह करने के मूड में थे, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसकी हैसियत तुम्हारे बराबर नहीं। रोमान के चेहरे की सख्ती में इजाफा हुआ। वो सोफे से उठा और माया की तरफ बढ़ा। माया, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी के फैसलों में दखल देने का। जो हुआ वो मेरी जिंदगी का मामला है, और तुम कौन होती हो किसी की हैसियत बताने वाली? और हाँ, अब वो मेरी बीवी है तो उसकी हैसियत मेरी हैसियत से जुड़ गई है। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी अना आंसुओं के पीछे छुप गई। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ रोमान, और तुमने मुझे यूं नज़रअंदाज करके उस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। मोहब्बत? रोमान ने तल्ख हंसी हंसी। मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि तुम किसी की इज्जत को रौंद दो। इज्जा का कोई कसूर नहीं है, वो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। माया ने गुस्से में रोमान की कलाई पकड़ी। और मैं क्या सह रही हूं? मैंने भी तुम्हारे साथ ख्वाब देखे थे। मैंने भी एक मुस्तकबिल का सोचा था। सीढ़ियों पर आहट हुई। इज्जा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी। उसका चेहरा अभी भी जर्द था, पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने जैसे ही माया को रोमान की कलाई पकड़े देखा, उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र अचानक इज्जा पर पड़ी और उसकी आंखों में फिर से वही हकारत जाग उठी। ये देखो, तुम्हारी नन्ही शहजादी नीचे आ गई है। शायद सुनने आई है कि उसकी जिंदगी का असल मकाम क्या है। रोमान ने माया की कलाई झटके से छुड़वाई और 2 कदम पीछे हट गया। माया, तुम हद से बढ़ रही हो। तुम्हारा यहाँ आना पहले ही गलत था, लेकिन अब तुम जो कर रही हो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इज्जा ने ये सब सुना तो वो घबराकर मुड़ने लगी, लेकिन रोमान ने आवाज़ दी, इज्जा, रुक जाओ। इज्जा की सांसें बेतरतीब हो गईं। वो धीरे से मुड़ी और नज़रें झुकाए खड़ी हो गई। रोमान ने आगे बढ़कर माया की तरफ देखा। तुम्हें अगर कोई बात करनी है तो मुझसे करो। इज्जा को इसमें मत घसीटो। वो अब मेरे नाम से जुड़ी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। माया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो इन आंसुओं को छुपाने के लिए जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते वो पलटी और तल्ख लहजे में बोली, तुम्हें बहुत जल्द समझ आएगा कि तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है रोमान शाह, और इस गलती की सज़ा मैं खुद दूंगी। माया दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चली गई और घर में सन्नाटा छा गया। इज्जा की सांसें अभी भी अटकी हुई थीं। वो पलटकर अपने कमरे की तरफ भागने लगी, लेकिन रोमान ने आहिस्ता से उसका बाजू थाम लिया। इज्जा, मुझे तुमसे बात करनी है। इज्जा की आंखों में खौफ और उलझन थी। जी? रोमान ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बैठकर अपनी बात करो। मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहता इज्जा। इज्जा की आंखें भीगने लगी, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए पूछा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपने मुझे उस दिन घर से क्यों निकालने का कहा था? रोमान ने नज़रें झुका लीं। शायद मैं खुद अपने अंदर के तूफान से लड़ रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है इज्जा। रोमान ने इज्जा की आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, ये घर तुम्हारा है? और? इज्जा ने हैरत से उसे देखा। उसकी पलकें लरजने लगीं। और? फिर धीरे से मुस्कुराते हुए एक ठंडी सांस खारिज कर मजबूत लहजे में कहा, और मैं भी। मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा इज्जा। ये सुनकर इज्जा की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे बरसों की तकलीफ के बाद उसे कोई अपना मिल गया हो। कबीर की माँ ने कबीर की शादी अपनी भांजी से करवा दी थी, और वो बहुत खुश थी कि उसकी भांजी अब उसकी बेटे की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। लेकिन खुशी के ये चंद लम्हे ज़्यादा देर बरकरार ना रह सके। कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कभी बुखार, कभी सांस लेने में तकलीफ। कबीर उन्हें कई बार मकामी क्लिनिक ले गया, मगर कोई बेहतरी ना हुई। एक दिन अचानक उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि कबीर को उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचकर कबीर बेहद परेशान था। माँ को स्ट्रेचर पर ले जाया गया और वो बेचैनी से वार्ड के बाहर चक्कर काटने लगा। दिल में इस्तराब बढ़ने लगा तो उसने जेब से मोबाइल निकाला और रोमांशा का नंबर डायल करने लगा। मगर जैसे ही नंबर मिलाया, उसके जहन में वो सारी तल्ख यादें ताज़ा हो गईं। रोमान को घर से जलील करके निकालना, इज़ा को बेइज्जत करके दरवाजे से धकेल देना,
ये सोचकर उसके हाथ लरजने लगे और उसने फ़ोन काटकर मोबाइल दोबारा जेब में डाल लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आया और संजीदा लहजे में कहा, मिस्टर कबीर, आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है। उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर है। अब आप उनके लिए दुआ करें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। ये सुनते ही कबीर की आंखें नम हो गईं। उसके वालिद असगर साहब भी सकते में आ गए। दोनों तेज़ी से कमरे में दाखिल हुए जहां कबीर की माँ नीम बेहोशी के आलम में पड़ी थीं। कबीर ने माँ का हाथ थामा तो वो आंखें खोलकर कमज़ोर आवाज़ में बोलने लगी, बेटा, मैं अपने दिल पर गुनाहों का बोझ लेकर मरना नहीं चाहती। मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। रोमान और इज़ा बेकसूर थे। सब मेरी चाल थी। मैंने ही तुम्हें भड़काया ताकि इज़ा को घर से निकाल दिया जाए। मैं नहीं चाहती थी कि वो बच्ची कभी इस घर में वापस आए। ये सुनकर कबीर की ज़बान जैसे बंद हो गई। उसके वालिद असगर साहब ने अफसोस से सर झुकाया और आहिस्ता से बोले, हमने इस मासूम बच्ची के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। पता नहीं वो किस हाल में होगी। रोमान ने उसे कबूल किया होगा या नहीं। ये जुमले सुनते ही कबीर के कानों में रोमांशा के वो अल्फाज गूंजने लगे, पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए, फिर कोई फ़ैसला लेना चाहिए। कबीर का दिल धक धक करने लगा। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया और अस्पताल के खाली कॉरिडोर में जाकर दीवार से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू रवां थे और दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या इज़ा उन्हें कभी माफ़ कर पाएगी? इधर कमरे में कबीर की माँ रो रो कर कह रही थी, खुदा के लिए किसी तरीके से मुझे इस बच्ची से मिलवा दो। मैं मरने से पहले इससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये कहते हुए उनके आंसू तकिए में जज्ब होते रहे और असगर साहब खामोशी से बीवी की बेकरारी देखते रहे। उनके दिल में भी एक बोझ था, न जाने वो बेकसूर बच्ची अब किस हाल में होगी। कुछ ही दिनों बाद कबीर की माँ का इंतकाल हो गया। कबीर की माँ की मौत के बाद कबीर खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया था। माँ के अल्फाज, रोमान के ताने और इज़्ज़ा की आंखों में छिपी बेबसी, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ चुका था। माँ के जनाजे के अगले दिन ही वो सुबह होते ही रोमान शाह के घर जाने के लिए निकला। रास्ते में वो बार बार खुद से सवाल कर रहा था, क्या रोमान मुझे अंदर आने देगा? क्या इज़्ज़ा मुझे माफ़ करेगी? लेकिन दिल में एक उम्मीद की किरण थी कि शायद वो अपने गुनाहों का बोझ कुछ हल्का कर सके। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने लरसते हाथों से बेल दी। कुछ लम्हों बाद मुलाजिमा ने दरवाज़ा खोला और कबीर को देखते ही हैरान रह गई। बीबी जी, कबीर साहब आए हैं। मुलाजिमा ने अंदर जाकर इज़्ज़ा को इत्तला दी। इज़्ज़ा, जो अभी अपने ज़ख्मों को भरकर ज़िंदगी गुजार रही थी, कबीर का नाम सुनकर कांप उठी। रोमान शाह, जो उसी वक्त सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। यहाँ क्या लेने आया है? रोमान ने दरवाजे पर पहुँचते ही कबीर को सख्त लहजे में मुखातिब किया। कबीर ने सर झुकाया और आंखों में आंसू लिए कहा, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ रोमान। माँ ने मरने से पहले सब कुछ बता दिया था। मैंने इज़्ज़ा और अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादती की। बस एक बार तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो और इज़्ज़ा से मिलने दो। मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा देना चाहता हूँ। रोमान ने कुछ लम्हे सोचा, फिर इज़्ज़ा की तरफ देखा। इज़्ज़ा ने धीरे से सर हिला दिया। रोमान पीछे हट गया और कबीर लरसते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। इज़्ज़ा को देखते ही वो बेख्तियार उसके सामने हाथ जोड़ गया। इज़्ज़ा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सच इतना भयानक होगा। मेरी माँ की गलती की वजह से तुम्हें अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती साल अजियत में गुजारने पड़े। इज़्ज़ा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खामोश रही। कबीर ने मज़ीद कहा, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो कम से कम अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँगा। रोमान ने आगे बढ़कर कबीर को उठाया और नरम लहजे में कहा, माफ़ी मांगने से ज़ख्म नहीं भर जाते कबीर, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये भी बहुत है। ज़िंदगी में आगे बढ़ो और दुआ करो कि इज़्ज़ा भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। कबीर ने नम आँखों से इज़्ज़ा को देखा। इज़्ज़ा ने नम लहजे में कहा, मैंने तुम्हें और चची जान को माफ़ किया। ये सुनकर कबीर फीका सा मुस्कुराया और बोझल कदमों के साथ घर से निकल गया। वापस गांव जाकर उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का फ़ैसला किया। उसने अपने वालिद का कारोबार संभाल लिया और अपनी बीवी के साथ एक नई शुरुआत की। दूसरी तरफ माया का रुमान पर कब्जा करने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका था। रुमान शाह ने अपने बिजनेस पार्टनर से बात की और माया को कंपनी के एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए बैरून मुल्क भेज दिया। रुमान ने उसे वाज़े अल्फाज में कहा कि वो कभी दोबारा उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे।
माया को भी आखिरकार एहसास हो गया कि रुमान की जिंदगी में इज्जा की जगह कोई नहीं ले सकता था। वो चुपचाप मुल्क से बाहर चली गई और रुमान और इज्जा के लिए मुश्किलात का एक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। अब घर में सुकून था। रुमान शाम को घर आता तो इज्जा के लिए फूल लाता। वो दोनों लॉन में बैठकर चाय पीते और देर तक बातें करते। एक दिन रुमान ने इज्जा का हाथ थामा और अपने साथ लगा लिया। दुख के बादल छट गए और खुशियों भरी जिंदगी इज्जा का इंतजार कर रही थी। इज्जा ने रुमान की तरफ देखा, आंखों में बेपनाह मोहब्बत के साथ, और पहली बार दिल से सुकून महसूस हुआ।